नमस्कार। रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति से सराबोर अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार और मैं शालू सचदेव आपका अलबेलो राजस्थान में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन अलबेलो राजस्थान तो है ही, लेकिन कई मायनों में विशेष है। आज है सावन का पहला सोमवार, जो अपने आप में भक्ति और शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। आज का दिन बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। सावन का महीना आते से ही जिस तरह से पर्यावरण में हमें खिलखिलाता हुआ एक चेहरा नजर आता है, उस तरह से हमारे जीवन में भी सावन का एक अलग महत्व है। ना सिर्फ हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, बल्कि एक बार फिर से इस बात को भी याद करते हैं कि हम प्रकृति को बहुत कुछ दे सकते हैं। खास तौर से जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, पेड़ों की, पेड़ लगाने की, तो छोटी छोटी अंकुरित बेलें हमें इस बात को याद दिलाती हैं कि सावन का महीना भक्ति के साथ साथ हमारी जो भक्ति है, हमारा जो भाव है प्रकृति की तरफ, उसे भी एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। शालू जी, जैसे आपने कहा सावन का पहला सोमवार है और भक्ति की बात आपने की, आपने प्रकृति की भी बात की, तो मुझे ध्यान आता है कि सावन का सोमवार देवाधिदेव महादेव के नाम होता है। और जब प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो भगवान जिनको कहा जाता है, उनके लिए कहा गया है कि भगवान यानी प्रकृति, यानी भैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। और साथ ही साथ जब पेड़ पौधों की बात होती है तो देवाधिदेव महादेव नीलकंठ कहलाए, उन्होंने हलाहल विषपान किया। और आज के इस दौर में हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वृक्ष जगत में कर रहे शिवजी जैसे काम, स्वयं आतप को सह रहे हरते रोग तमाम। ये जो वृक्ष हैं ये जीते जागते देवाधिदेव महादेव के बराबर हैं और इनको निश्चित रूप से हमें संरक्षित करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है वो शिवजी वाला ही काम कर रहे हैं। आज सावन के सोमवार की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान राजेश कुमार जी अग्रवाल। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजेश कुमार जी अग्रवाल ट्राई में एडवाइजर हैं, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें आप सलाहकार हैं जयपुर रीजन के। और जयपुर रीजन का मतलब होता है यहाँ राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये जयपुर रीजन के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। और जैसा कि विवेकानंद जी ने बताया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई जो है हमने बहुत बार सुना है, लेकिन अगर हम बात करें तो ट्राई का क्या रोल है, क्या भूमिका होती है ट्राई की? नमस्कार। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। और जब दूरसंचार क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब दूरसंचार क्षेत्र को डीओटी से बाकी सब ऑपरेटर्स के लिए जब प्राइवेटाइजेशन किया, तो एक बाज़ार के नियामक की ज़रूरत पड़ी कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जो कि फेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे, टैरिफ पे वॉच रखे और क्वालिटी ऑफ सर्विस पे वॉच रखे अलग अलग ऑपरेटर्स की, और कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बाद में इसी के अंदर शुरू में इसको बनाया गया था दूरसंचार के उपभोक्ताओं के लिए। बाद में इसी को ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए भी इसी के मैंडेट में डाल दिया गया। तो अभी TRAI जो है टेलीकॉम और दूरसंचार दोनों का रेगुलेशन का काम करता है। बेसिकली इसका जो मैंडेट है मेन, बेसिकली एक तो है क्वालिटी ऑफ सर्विस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिससे कि जो उपभोक्ता सीधे कनेक्ट होते हैं, और दूसरा है इंटरकनेक्शन, जो अलग अलग कंपटीटर्स, जो ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है TRAI के मैंडेट में आते हैं। और तीसरा जो और भी इम्पोर्टेंट है वो है टैरिफ। तो मार्केट में टैरिफ को एक अफोर्डेबल उसमें रखना, ये ट्राई की जिम्मेदारी होती है। आपने जैसे बताया राजेश जी कि ट्राई का जो काम है वास्तव में एक बार प्रारंभिक रूप से हम ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो काम टेलीकॉम डिपार्टमेंट का है, लगभग उससे मिलती जुलती बातें ही ट्राई के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो और ट्राई, इन दोनों में क्या संबंध है और क्या इनमें इनके क्षेत्राधिकार की भी यदि हम बात कर लें तो उसके बारे में भी आपके माध्यम से दर्शकों तक जानकारी आ जाए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न स्वाभाविक है आना। तो दूरसंचार विभाग बेसिकली लाइसेंसर है जो कि पॉलिसी बनाता है और सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस देता है।
और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल है कि वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी सलाह दे और मार्केट की क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंज्यूमर्स के जो हित है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल टेलीकॉम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट पे रेगुलर वॉच रखता है। प्लस जब दूरसंचार विभाग जब भी कोई नया पॉलिसी बनाता है, नया एक्ट लाता है, तो वो ट्राई की सलाह लेता है और ट्राई उसकी सलाह लेने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के कंसल्टेशन करता है और उनके फीडबैक के आधार पर ट्राई अपनी सलाह उनको देता है। तो उसके हिसाब से जो है ट्राई का पॉलिसी मेकिंग में भी रोल है और प्लस मार्केट को पूरा फेयर कंपटीशन और क्वालिटी ऑफ सर्विस बनाए रखने में ट्राई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जबकि दूरसंचार विभाग का जो मेन रोल है वो है लाइसेंस देने में। अच्छा जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आपने, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो काम है, जैसा कि हम अक्सर विज्ञापनों में भी देखते हैं कि बातचीत कितनी सुगम हो जाती है और आपका काम है क्वालिटी मेंटेन करना। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो किस तरह से आपका जो काम है वो बढ़ जाता है, किस तरह की क्वालिटी सुनिश्चित की जाती है? क्वालिटी मैनेजमेंट करने के ट्राई ने 3-4 फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। एक तो ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए रेगुलेशन बनाया हुआ है सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके। उस रेगुलेशन के हिसाब से ट्राई एक ड्राइव टेस्ट होता है, इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट। एक होता है कवरेज, किस ऑपरेटर का कवरेज किस किस एरिया में अवेलेबल है। तो ट्राई ने ऑपरेटर्स को एक डायरेक्शन दे के बाध्य किया है, सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो अपनी वेबसाइट पर उनका जो मोबाइल नेटवर्क का कवरेज है वो डिस्प्ले करें ताकि उपभोक्ता एक डिसीजन ले सके कि मेरे को किस ऑपरेटर का कवरेज अच्छा है मेरे एरिया में। उसके हिसाब से वो जो है अपनी चॉइस ले सकता है कि मुझे एक्स से लेना है या वाई से लेना है। इसी तरह से ट्राई क्या करता है कि जहाँ जहाँ की शिकायतें ज़्यादा आती है, जिस में नेटवर्क की समस्या ज़्यादा आती है, उस एरिया में ट्राई इंडिपेंडेंट अपनी टीम को भेज के एक ड्राइव टेस्ट करता है। अब आप कहेंगे ड्राइव टेस्ट क्या होता है? जी, तो ड्राइव टेस्ट बेसिकली ये होता है कि नेटवर्क क्वालिटी को गाड़ी में बैठ के और एक मोबाइल से कॉल चला के टेस्ट नंबर पे और उसकी क्वालिटी को लाइव मॉनिटर किया जाता है और उसके सारे पैरामीटर्स को कि कॉल कट रही है या कॉल जो है वीक हो रही है या कॉल बार बार में सेटअप होने में टाइम लग रहा है, कॉल मिला रहे हैं मिल ही नहीं रही है। ये तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं या ट्रेन में जब होते हैं तो कॉल लगाते हैं तो या तो कॉल लगाते ही कट जाता है या बहुत बार लगाने के बाद भी वो कॉल नहीं लग पाता है। तो उसी प्रकार की इसी तरह की ट्राई का इस तरह की समस्याओं में ही ट्राई इंटरवीन करता है। तो ट्राई खुद इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करता है, प्लस ऑपरेटर्स जो खुद अपना क्वालिटी कंट्रोल जो उसका इंटरनल है उसको भी ट्राई वॉच करता है। उनको कहता है कि आप अपना रेगुलर ड्राइव टेस्ट करिए अपने लेवल पे और उसकी रिपोर्ट ट्राई लेता है और जहाँ जहाँ कमी पाई जाती है वहाँ पर उनको एडवाइज करता है। और जो इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट होता है उसमें ट्राई अपनी खुद की एजेंसी से 4-5 जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके सिम को अपने नेटवर्क मशीनों में डाल के और पूरा ड्राइव करा के और उसकी सारे पैरामीटर्स निकाल के फिर ट्राई ने अपने कुछ बेंचमार्क बना रखे हैं कि कॉल ड्रॉप रेट 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉल सक्सेस जो कॉल सेटअप टाइम है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उन सब पैरामीटर में जहाँ जहाँ वायलेशन होता है उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को वार्न किया जाता है और यदि उसमें फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आता तो उन पर फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव भी लगाया जाता है। जी, क्योंकि हम देखते हैं कॉल ड्रॉप की समस्या तो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं, जहाँ पर कई मोबाइल टावर लग रहे होते हैं वहाँ भी देखने को मिलती है। मोबाइल टावर से राजेश जी की बात याद आई कि हम लोग अक्सर देखते हैं इस तरह के विज्ञापन होते हैं कि मोबाइल टावर लगा लीजिए और अपने घर पे अगर आपके पास स्पेस है या छत अवेलेबल है तो वहाँ पर एक अच्छा आपको किराया दिया जाएगा। तो कितनी आवश्यकता होती है मोबाइल टावर की और कितना जो हम ये विज्ञापन देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं और कभी कभार ये भी सुनने में आता है कि ये इस तरह के स्कैम है, ये भ्रामक विज्ञापन है, कितनी सच्चाई है? जी, आपने जनहित का बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। बेसिकली मोबाइल नेटवर्क आपको चाहिए तो टावर तो लगाने पड़ेंगे। तो सभी ऑपरेटर्स टावर लगाते हैं। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आ गई है तो टावर शेयरिंग भी करते हैं। लेकिन टावर लगाना मकान मालिक और ऑपरेटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। ट्राई का उसमें कहीं रोल नहीं है क्योंकि ट्राई मार्केट में वॉच रखता है। ट्राई का नाम एक ऑथेंटिक लगता है लोगों को, तो ट्राई के नाम से लोग जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो फ्रॉड करते हैं और वो लोगों को ये कहते हैं कि आप जो है ट्राई से परमिशन लेके और आप जो है पैसे जमा कराइए और आपको परमिशन मिल जाएगी और इस तरह से तो ट्राई का नाम लेके बात करते हैं। तो ट्राई भी खुद समय समय पर SMS के द्वारा, अपनी वेबसाइट के द्वारा, प्लस कस्टमर प्रोग्राम में जाके कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करता है। अखबार में भी विज्ञापन देता है कि आप इस तरह के किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आए।
ट्राई का टावर की अप्रूवल देने में कहीं कोई योगदान नहीं है। आपने अभी बताया चर्चा में कि जब आप लोग जांच करते हैं कॉल की क्वालिटी को लेकर, ड्रॉप कॉल्स की भी बात आपने की, आपने एक बात और की, सेटअप टाइम की जो बात कर रहे हैं, तो यदि मैं ठीक समझ रहा हूँ तो सेटअप टाइम वही है कि जब आप डायल करते हैं तब से लेके आगे व्यक्ति के पास में जब घंटी जाती है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि या तो जब देश में कोई बड़े अभियान चलते हैं उस समय सरकार की तरफ से कोई ना कोई संदेश वो आप जब कॉल लगाते हैं और अगले व्यक्ति तक कॉल पहुंचता है उसके बीच में आता है, या पिछले दिनों भी एक बड़े स्टार जो हैं उनकी आवाज़ में एक बहुत लंबा विज्ञापन चलता रहा है। तो ये जो है ये सेटअप टाइम के अंदर इसको काउंट नहीं करते, या इससे जो लोगों को इरिटेशन होता है, मैं मान लीजिए दिन भर में 50 कॉल लगा रहा हूँ और 50 बार वही एक मैसेज बार बार में मैं सुन रहा हूँ, तो इसको लेकर ट्राई का क्या दृष्टिकोण रहता है? सेटअप टाइम के अलावा ये एडिशनल टाइम लिया जाता है बेसिकली, क्योंकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग जाते हैं तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है, कोई पल्स पोलियो अभियान चलाना है, कोई ऐसा कोई आजकल हम साइबर क्राइम को देख जैसे करके जो है, कोविड आ गया था तो उस समय भी कोविड के हिसाब से अनाउंसमेंट दिया गया था। तो ये सेटअप टाइम के अलावा है। जो सेटअप टाइम होता है बेसिकली वो ये होता है कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज में कोई कमी है, आपने कॉल मिलाया, इमीडिएटली सामने घंटी गई कि नहीं गई, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो क्वालिटी का आता है। ये वाले जो है ये तो बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्शंस है, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने अभी जब ज़्यादा इरिटेशन होने लगा तो उस डायरेक्शन को वापस ली गई जी। तो लेकिन सेटअप टाइम का इससे कोई लेने देना नहीं। क्या लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक सामान्य दर्शक के मन में की जो जिज्ञासा है वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ कि एक व्यक्ति यदि मान लीजिए कंटिन्यू लगातार कॉल कर रहा है, आपने एक बार उसको मैसेज सुना दिया, अब यदि वापस उसी नंबर से आधे घंटे 1 घंटे के भीतर फिर से कॉल किया जा रहा है, तो क्या फिर वो दोबारा मैसेज नहीं सुनाया जाए? इस प्रकार ये हो सकता है। और इस मामले में काफी चर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से हो चुकी है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उस पर एक्शन लिया है। इससे आपका मैसेज भी पहुंच जाएगा और उसका बहुत बार बार रिपीटेशन नहीं। आज के जमाने में आईटी के इस फील्ड में सब कुछ पॉसिबल है, जो आप सोचो वो सब जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन शायद जो है व्यक्ति विशेष, शायद विवेकानंद जी आप और हम इस बात को समझते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती, तो शायद बार बार वो मैसेज जाता है तो कहीं ध्यान आ जाता है कि हमें अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना या हमें अपना ओटीपी शेयर नहीं करना बहुत ज़रूरी है। जी, पासवर्ड एक्चुअली क्या है कि जो साइबर फ्रॉड का जो अभी समय है, अभी एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भूलता नहीं है जी। आपने एक बार कोई चीज़ इंटरनेट पे शेयर कर दी, आप खुद को आश्चर्य होगा, आपने 10 साल पहले कहीं कोई अपना आधार कार्ड अपलोड किया और आप ऐसा हो सकता है कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो और अचानक आपको आपका आधार कार्ड वहाँ दिखाई दे जी। तो इंटरनेट कभी भी चीज़ों को भूलता नहीं है। इसलिए इसमें क्या है कि अवेयर होना, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार जो सरकार का प्रयास है वो इसलिए है कि आप, क्योंकि क्या होता है कि एक भी कॉल आपकी आ गई और आप उसमें किसी काम में बिजी हो, पहली बात तो मैं आपको मतलब एज ए पर्सनल लेवल पे बताना चाहूँगा कि, और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो तो आप फ़ोन उस समय बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि आपको अर्जेंसी में कॉल आया, जो आपने सुना होगा आजकल डिजिटल अरेस्ट और ये सब जो घटनाएं हो रही है, वो ऐसे अचानक आपको, जब आप कहीं भी आपको उनको महसूस हो गया कि आप इस समय बिजी हो, तो उस समय आपको कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि मुझे अभी इस बात से बात करना जरूरी है। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सरकार बार बार एक कैंपेन चलाती है, लेकिन आपका फीडबैक सही जगह पहुंच रहा है। निश्चित रूप से सरकार जो है वो आप सबके, हमारी सजगता के लिए, सुरक्षा के लिए जो संदेश देती है उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। राजेश जी, एक बड़ी जो समस्या सामान्य उपभोक्ताओं को देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि अनचाहे कॉल बहुत आते हैं और सामान्यतः व्यक्ति परेशान होता है कि दिन भर में काम के कॉल आ रहे हैं 20 और बिना काम के कॉल, प्रमोशनल कॉल जो है वो आ रहे हैं 50। इससे सामान्य व्यक्ति कैसे बच सकता है? जी, आपने बहुत ही सामयिक क्वेश्चन पूछा है। अनचाहे कॉल पे ट्राई का रेगुलेशन आया, काफ़ी रेगुलेशन समय के साथ स्ट्रिक्टर होता जा रहा है और कठिन और वो होता जा रहा है। उस रेगुलेशन के हिसाब से अब ट्राई ने काफ़ी किया और आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में इस पर काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है। तो बेसिकली एक तो 1909 का जो एक नंबर है जिस पे आप अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दें दर्शकों के लिए नंबर। 1909। तो आपको बेसिकली अब जो भी प्रमोशनल कॉल्स है उसके ट्राई ने कुछ हेडर्स डिफाइन कर दिए। इवन मैसेज आपने आजकल देखा होगा कि मैसेज के अंदर एक जो भी प्रमोशनल मैसेज आते हैं, यदि गवर्नमेंट का मैसेज है तो लास्ट में जो सेंडर के नाम में लास्ट में जी लगा हुआ आता है।
है ना, यदि बैंक का ट्रांजैक्शन मैसेज है तो लास्ट में टी लगा हुआ आता जी। है, तो वो ट्राई ने ही रेगुलेट किया है कि आपको ये सब देना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि ये किसके मैसेज है। लेकिन इसकी जागरूकता हमें कैसे मिल सकती है कि किस तरह से, क्या कोई वेबसाइट, कोई पोर्टल है जी जहाँ जी पे हम चीज़ को समझ जी, सकें? इसके कई माध्यम हैं। एक तो सभी ऑपरेटर्स को हमने, सभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्राई ने मैंडेट दिया हुआ है कि आप अपनी वेबसाइट पे पूरा एक सिस्टम बनाएं कि कैसे कोई आदमी यदि उसको अनचाहे कॉल आ रहे हैं तो उसको कैसे वो ब्लॉक करे, ताकि आप अपने, जैसे आपने किसी भी एक्स ऑपरेटर्स की सर्विस ली है, आप उसके साइट पे जाके देखेंगे तो पूरा आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा ट्राई ने अपनी तरफ से एक ऐप बनाई है, DND ऐप, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप। तो डू नॉट डिस्टर्ब ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसका वर्जन 3 अभी आ गया जो काफ़ी अच्छा है। उस पर इवन आप बिना रजिस्टर कराए भी कोई भी आपको, बेसिकली अब आपको कोई भी प्रमोशनल कॉल 10 डिजिट नंबर से आ ही नहीं सकती। अच्छा। जो अभी जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो भी प्रमोशनल कॉल है उसके लिए अलग सीरीज या अलग नंबर है, जैसे 040 है, बैंकिंग के लिए 160 है। तो यदि उसके बिना भी यदि कोई प्रमोशन कॉल आपको आ रही है तो आप DND कॉल पे सीधा जाइए, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और आप उस ऐप पे जाके और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उस कंप्लेंट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। वो कंप्लेंट इमीडिएटली कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों के पास चले जाएगी, पहले जिससे कॉल आपको आया है, जो टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, और जहाँ से कॉल ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर और टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर दोनों के पास वो कंप्लेंट चले जाएगी, जिसको आप ऐप पे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यदि वो फिर भी वो एक्शन नहीं लेता है, जो ओरिजिनेटर, जो टेलीमार्केटर है, यदि वो उस पर एक्शन नहीं लेता है तो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि उसको वो ब्लॉक कर दे, उसके रिसोर्सेज को ब्लॉक कर दे। और सर्विस प्रोवाइडर यदि उसके रिसोर्सेज को ब्लॉक नहीं करता, वो उसको प्रमोट करता है, तो ट्राई उस पर वॉच रखता है और ट्राई उस पर पेनल्टी लगाता है। कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि किस तरह के कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे पास ये DND नेटवर्क यानी कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और यदि आप परेशान होते हैं या आपको लगता है कि कोई फ्रॉड कॉल आ रहे हैं तो आप इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐड आते हैं जहाँ पर कॉल रेट्स को लेकर के बहुत विज्ञापन किया जाता है, कितना सुगम और कितना सस्ता हो गया है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, किस तरह से ट्राई जो है उनका टैरिफ डिसाइड करता है? क्योंकि हम तो देख लेते हैं 50 पैसे कॉल लग रही है, इंटरनेशनल कॉल 1 रुपये है, कहीं 3 रुपये है, तो किस तरह से ट्राई की भूमिका रहती है? टैरिफ ट्राई का एक मैंडेट है, वन ऑफ द मैंडेट में टैरिफ है। टैरिफ सब ये कस्टमर के हितों में ये सोचते हुए, उपभोक्ता के हितों में, कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है ज़्यादा चार्ज करें, इसीलिए ट्राई को लाया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कंपटीशन इतना अच्छा एक सेटअप बना हुआ है, इन्वायरमेंट जो लाइसेंसिंग और रेगुलेशन का इन्वायरमेंट कंट्री में बन गया है, उसकी वजह से टैरिफ जो है, ट्राई का जो बेंचमार्क है उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। तो अभी ट्राई को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपस में कंपटीशन के माध्यम से है ना, टैरिफ ऑलरेडी बेंचमार्क से काफ़ी नीचे है। और कस्टमर के पास चॉइस है, उपभोक्ता के पास, यदि आपको एक की सर्विस या उसका टैरिफ पसंद नहीं आता तो आप दूसरे नंबर पे पोर्ट करा सकते हैं। ये तो बात हुई एक प्रकार से, जो सामान्यतः बात होती है कि आप जो रिचार्ज कराते हैं अलग अलग जो सेवा प्रदाता हैं उनसे, तो उनकी रेट्स क्या हैं, और ज़्यादातर बात इसी पर होती है कि रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन मैं आपसे दूसरी तरह की बात करूंगा, मैं बात करूंगा उन लोगों की तरफ से जो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, समाज के बारे में चिंतन मनन मंथन करते हैं। वहाँ एक नया विमर्श इन दिनों चल पड़ा है, और वो विमर्श ये है कि एक दौर में जब आप कॉल करते थे तो आपको पता होता था कि एक कॉल का 1 मिनट का आपको इतना चार्ज देना पड़ रहा है। उस समय व्यक्ति सीमित बातें करता था मोबाइल पर, लेकिन इस दौर में जब हम देखते हैं कि अनलिमिटेड कॉल्स हो गई हैं, आपने एक बार मोबाइल रिचार्ज किया और अनलिमिटेड आप चाहे 24 घंटे बात करते रहिए। उसके कारण लोगों का आपस में आमने सामने बैठकर बात करना कम हो गया। आपके पास कोई अतिथि आते हैं, आप उनको समय कम देंगे, लेकिन फ़ोन पर लगे हुए हैं तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे अनावश्यक बात भी होती है। सामाजिक रूप से जो लोग विचार करते हैं उनका ये कहना है कि यदि किसी चीज़ का आप मूल्य रखते हैं और उचित मूल्य रखते हैं तो उसका सदुपयोग होता है, लेकिन यदि वो आपने फ्री के जैसा कर दिया है तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए, ये दुरुपयोग रोकना ये तो सरकार के और ट्राई के वश में नहीं है। ये एक इंडिविजुअल वो है कि हमें अपने सोसाइटी को उस हिसाब से एजुकेट करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू समझे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि लाइसेंसिंग रिजाइम और रेगुलेशन रिजाइम कितना अच्छा है कि हमने वर्ल्ड की सबसे सस्ती डाटा रेट इंडिया में है जी। तो इसका एक पहलू ये है। अब उस पहलू के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से एक
सोशल जागृति तो लानी ये पड़ेगी। जन जागरण का विषय हो जन सकता जागरण है। का और विषय कितनी हो सकता अच्छी बात आपने कही कि ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं और आजकल जो बातचीत है वो कम होते चले जा रही है जी। और कहीं ना कहीं फ़ोन का जो इस्तेमाल है बढ़ता जा रहा है। इस पर और भी चर्चा आपसे करते रहेंगे और बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आप क्या राजस्थान से ही आते हैं? राजस्थान किस तरह से आपको अलबेला लगता है? जी, मैं राजस्थान में ही पला बड़ा हूँ। सवाई माधोपुर जिला है जयपुर के पास में, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है मलाना डूंगर, जो अब तहसील मुख्यालय हो गया है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, वहीं मेरी प्राथमिक स्कूली गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हायर स्कूल किया है और इंजीनियरिंग जो है मैंने कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, जो कि अभी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया है। जी। उसके बाद इंजीनियरिंग के पास आउट होने के बाद मैं राजस्थान में ही इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में मैंने जॉब किया है और उसके बाद मेरा भारतीय दूरसंचार सेवा में सिलेक्शन होने के बाद मैंने दूरसंचार विभाग में ज्वाइन किया और दूरसंचार विभाग में ज्वाइन करने के बाद मैं जयपुर, दिल्ली विभिन्न पदों पे रहा। फिर मैं भारत संचार निगम में काम किया। बीच में मैं जयपुर में ही जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 8 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहा। जी। उसके बाद मैं वापस मंत्रालय में दिल्ली चला गया और अभी पिछले 2 साल से मैं BSNL जयपुर में प्रधान महाप्रबंधक था और रिसेंटली मैंने 1.5 महीना पहले ही ट्राई जयपुर में ज्वाइन किया है प्रतिनियुक्ति पर। फिर से एक बार उसी विषय पर आएंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसे बात मोबाइल नेटवर्क की हो रही थी, तो कुछ इंटीरियर में जो कुछ गांव होते हैं वहाँ तो कई बार नेटवर्क की समस्या आती है, लेकिन एक अलग तरह की समस्या और देखने को मिलती है बहुत से लोगों को कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि जब दूसरे राज्य में आपने प्रवेश किया तो 1.5-2 घंटे तक आपका नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है या नेटवर्क आता नहीं है कई बार। उसमें क्या लगता है कि वो भी ये जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं इनके कारण है या आपके मोबाइल के हैंडसेट के कारण ही दिक्कत होती है? नहीं, बेसिकली इसमें टेक्निकल इश्यू तो ये है कि एक स्टेट इन जनरल एक स्टेट जो है एक लाइसेंस एरिया है, तो एक लाइसेंस एरिया से कॉल जब दूसरे लाइसेंस एरिया में जाते तो कॉल एक बार कटती है। लेकिन कवरेज की समस्या अब नहीं है, यदि ये पहले हो सकती थी। अभी भारत सरकार का ट्राई का विषय नहीं है, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि मैं दूरसंचार विभाग से जुड़ा रहा हूँ जी, तो जहाँ जहाँ भी रिमोट एरियाज में कवरेज की समस्या है तो भारत संचार ने उसके लिए एक प्रधानमंत्री का विजन था 4G सैचुरेशन। तो उसमें जहाँ भी किसी भी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, जी, जहाँ किसी भी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, वहाँ पर भारत सरकार अपने सहयोग से एक मोबाइल सेवा के लिए टावर लगवा रही है। उसको काम उन्होंने BSNL को दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन वो जो है वो अभी उस पर बहुत तेज़ी से काम चालू है और भारत सरकार का ये प्रयास है कि कोई भी आबादी ऐसी ना बचे जहाँ पर किसी एक ऑपरेटर का कवरेज नहीं है। बिल्कुल। विवेकानंद जी, आपने बात की कि रिमोट एरियाज की या अंदरूनी जो क्षेत्र है दूर दराज के, अब हम यही भी देखते हैं ये ट्राई में किस तरह से इसकी भूमिका रहती है कि जो यात्रा कर रहे होते हैं, हवाई यात्रा जो सर्विस देते हैं उनके भी अपने नेटवर्क होते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि वो संपर्क कर पाते हैं। तो काफ़ी अद्भुत लगता है कि एक तरफ तो पृथ्वी पर रहते हुए गाँवों में नेटवर्क नहीं आ रहा और कोई इंसान जो हवाई यात्रा कर रहा है वो आपको संदेश भेज पा रहा है और इंडियन एयर स्पेस में इस तरह से होता है और अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो सुनी, वो किस तरह से होता है, मुझे बहुत ही रोचक लगा था ये जान करके। हवाई यात्रा में अभी इंडिया में धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। उसमें भी ट्राई ने भी बीच में अपनी रिकमेंडेशंस DOT को दी थी। DOT ने फ्रेमवर्क बनाया है, तो उसमें बेसिकली वो सैटेलाइट का यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो उसमें वो बेसिकली जो विमान कंपनी होती है वो अपने अंदर एक छोटा सा नेटवर्क लगाते हैं और उसको सैटेलाइट के थ्रू ग्राउंड पे पहुंचाते हैं। तो लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेज पर है भारत में। तो ये जो हम बात कर रहे थे ट्राई के क्षेत्राधिकार की, यदि हम बात करें तो टेलीकॉम से रिलेटेड जो बातें हैं, अलग अलग मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड जो बातें हैं वो तो हमने की, लेकिन इसके अलावा जो हम टीवी पर अलग अलग चैनल्स देखते हैं, केबल ऑपरेटर्स जो होते हैं, क्या वे भी इसी ट्राई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? जी, ट्राई के स्थापना के कुछ दिनों बाद ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का रेगुलेशन भी ट्राई के मैंडेट में डाल दिया गया था। अच्छा, तो ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में जो ब्रॉडकास्टर्स और MSO जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर होते हैं उनके बीच कैसे कनेक्टिविटी रहेगी, क्या उनका रेगुलेशन रहेगा, वो भी ट्राई के क्षेत्राधिकार में आता है। प्लस MSO जो सर्विस देता है LCO के थ्रू, जी, जो लोकल केबल ऑपरेटर के थ्रू देता है, तो वो चैनल प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उनकी जो चार्जेज है वो प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो मिनिस्ट्री को लाइसेंस फीस है, वो सब्सक्राइबर का जो डाटा है, कस्टमर्स का डाटा है, वो प्रॉपर दे रहा है नहीं दे रहा है, उसकी ऑडिट ट्राई करती है। प्लस वो जो
इक्विपमेंट लगा हुआ है, मल्टी सर्विस ऑपरेटर का जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है। तो वो भी ट्राई इंश्योर कर रही है कि वो जो है भारत सरकार के जो मानदंड है उन मानदंडों के हिसाब से, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो इक्विपमेंट लगे और उनकी रेगुलर ऑडिट जो है वो ट्राई कर रही है। ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में ट्राई काफ़ी काम कर रही है। तो शालू जी, अभी तो हम सोच रहे थे कि ट्राई केवल जो है वो मोबाइल ऑपरेटर से रिलेटेड ही काम है, लेकिन ये तो केबल ऑपरेटर से रिलेटेड भी काम हो गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्राई का जो संबंध है वो केवल टेलीकॉम डिपार्टमेंट से नहीं है, सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी आपका सीधा सीधा जी, संबंध है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों डिपार्टमेंट से किस प्रकार समन्वय बना पाते हैं? बेसिकली दोनों लाइसेंसर है। अच्छा, जैसे टेलीकॉम के लाइसेंसर दूरसंचार विभाग है, ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंसर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है। तो क्योंकि वहाँ भी प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में, तो रेगुलेशन इसलिए इंडिपेंडेंट, मतलब बेसिकली लाइसेंसर और रेगुलेटर का इंडिपेंडेंट रोल दिखाया गया है। कि आप खुद ही लाइसेंस दे रहे हो और आप खुद ही रेगुलेट कर रहे हो तो फिर लगेगा कि आप बायस हो सकते हो, इसलिए ट्राई को इंडिपेंडेंट रखा गया है दोनों मिनिस्ट्री से। आपने कहा था डेटा की बात की थी, तो डेटा के ऊपर तो आजकल जीवन चल रहा है सबका, 24/7 जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इंटरनेट जो है वो शायद खाने से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात आती है, हम देखते हैं कि ऑप्टिकल केबल डाले जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, वहाँ पर ट्राई की क्या भूमिका है, किस तरह से? ट्राई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी रेगुलेट करता है। बेसिकली जितने बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, चारों पांचों, वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके अलावा छोटे छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो ट्राई उनकी क्वालिटी रेगुलेट करता है। उनका भी ट्राई की वही रेगुलेशन है कि आपकी वेबसाइट पे कस्टमर कंप्लेंट नंबर होना चाहिए। आपको जो है सर उनका रेगुलर मंथली हम जो ऑडिट करवा उनकी रिपोर्ट लेते हैं क्वालिटी की, सर्विस की, पब्लिक कस्टमर ग्रीवेंस कितने टाइम में हैंडल कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो स्पीड कस्टमर से प्रॉमिस की है। जैसे कहा है कि आपका 10 MB का प्लान है या 1 G का प्लान है, तो वास्तव में वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी टेक्निकल ऑडिट भी ट्राई करता है और समय समय पर इंटरवेंट भी करता है। अब केबल ऑपरेटर्स की बात करें हम, तो अलग अलग जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी अपने ऐप दे दिए हैं लोगों को जो उनसे सेवाएं लेते हैं। और एक दौर में तो ये होता था कि आपको एक फिक्स अमाउंट का रिचार्ज करवाना पड़ता था अपना टीवी चलाने के लिए, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी है इनके अलग अलग ऐप आ गए और आप एक एक चैनल को उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई का यही मैंडेट है। आपने बहुत सही सवाल पूछा विवेकानंद जी, कि जो ट्राई का यही मैंडेट है कि जिस उपभोक्ता को 5 चैनल चाहिए तो उसका 5 का ही चार्ज रखना चाहिए। हाँ। और उपभोक्ता के पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं छठा चैनल नहीं देखूं। और उसके लिए ट्राई ने एक चैनल सेलेक्टर ऐप भी बना दी है। जी, अच्छा, ट्राई ने भी ऐप बना रखा है अलग से? यस, और हम सारे MSOs को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उस पर ऑन बोर्ड होइए, ताकि उपभोक्ता चैनल सेलेक्टर ऐप से ही अपना चैनल सेलेक्ट कर ले। अच्छा, तो लेकिन मुझे लगता है कि जो मोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर तो बहुत जागरूकता है, उस पर चर्चा भी बहुत है। हाँ। अपेक्षाकृत हम बात करें केबल ऑपरेटर से रिलेटेड जो जानकारियां हैं उनको लेके क्या ट्राई कुछ विशेष कोई अभियान वगैरह चल रहा है? ट्राई अभियान चला रहा है, पर केबल ऑपरेटर्स क्या है कि धीरे धीरे उनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। उनका वायबिलिटी का इशू आ रहा है क्योंकि उनका कंपटीशन है DTH ऑपरेटर और बड़े ब्रॉडकास्टर से। अच्छा। तो वो थोड़ा सा वो इशू है, लेकिन ट्राई फिर भी उनको मोटिवेट कर रहा है कि वो लोग रेगुलेशन के हिसाब से काम करें और अच्छी सर्विस दें। लगातार जो हम देखते हैं हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है हमारा देश, हर विभाग जो है प्रगति कर रहा है, नवाचार आ रहे हैं कहीं ना कहीं। किस तरह से ट्राई में और नवाचार आए हैं और किस तरह से आप एक देखते हैं एक क्रांति सी आई है जी दूरसंचार के क्षेत्र में हम देख रहे हैं और उसका हम असर भी आसपास देखते हैं। नवाचारों की बात करें तो किस तरह के नवाचार देख रहे हैं? ट्राई ने रिसेंटली एक तो ये मैंडेट दिया है कि जो कवरेज मैप सारे साइट्स पे आने लगे हैं, सारे ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पे जो है नेटवर्क के कवरेज मैप दिखने लगे हैं। तो वो एक ट्राई ने भी रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लिया है। उसके अलावा ट्राई ने जो PM वाणी है जाके गांव-गांव में डाटा सर्विस देनी है, तो PM वाणी सर्विस को जो बैकबोन कनेक्टिविटी है वो काफ़ी हाई रेट पे दे रहे थे सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ट्राई ने उनको बाध्य किया है कि वो उसकी रेट्स को डाउन करें और उसके लिए लिमिट बना दी है कि उसकी रिटेल की रेट से डबल से ज़्यादा वो बैकहोल नहीं दे सकते। तो PM वाणी पे भी ट्राई ने अभी काम किया है। उसके अलावा ट्राई एक नया फ्रेमवर्क लेके आया है, डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन। आप जब भी जैसे बैंक में वगैरह में जाते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो आपको वो कई सारी चीज़ों पर टिक करा लेता है और टिक करा के आपकी कंसेंट ले लेता है जी। कि आपको हम कॉल कर सकते हैं, आपको प्रमोशनल कॉल कर सकते हैं। कई साइट्स पे आप जब कुछ टिकट बुक कराते हैं तो वो आपसे वहाँ भी टिक करा लेता है, बिना पढ़े ही टिक कर देते हैं। एग्री, और उस एग्री में लिखा होता है कि हम आपको प्रमोशनल मैसेज भेजेंगे, हम आपको ये सब भेजेंगे। तो ट्राई एक फ्रेमवर्क लेके आया डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन, जिसमें RBI के साथ मिलके काम कर रहे हैं और कुछ बैंक के साथ पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उस पायलट प्रोजेक्ट में ताकि उसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसमें बेसिकली ये है कि जितनी भी आपने ऑफलाइन कंसेंट दी हुई है वो सारी कंसेंट पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाई जाएगी, फिर वो आपको दिखेगी सारी कंसेंट। जब भी आप चाहेंगे
एक निश्चित समय के बाद जी और आप अपनी कंसेंट को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने बैंक को ये कंसेंट दी है, मैंने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ये कंसेंट दी है। जी। अच्छा, एक मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए एक विशेष जानकारी आपके माध्यम से बहुत सरलता से और विस्तृत रूप से आ जाए कि किसी व्यक्ति को किसी अपने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी है उससे यदि कोई परेशानी है, उसके लिए वो कंप्लेंट करना चाहता है ट्राई में, जी। तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से कर सकते हैं? उसकी आपको ट्राई ने एक तो ट्राई ने एक मैंडेट किया हुआ है कि आपको उनका नंबर, पहली बात तो उनका जो कस्टमर ग्रीवेंस नंबर है वो सबकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ट्राई उसको इंश्योर करता है कि वो अवेलेबल रहे। उसके अलावा ट्राई ने एक 198 नंबर डिसाइड किया हुआ है। 198। अच्छा। हर ऑपरेटर के को उस 198 पे कंप्लेंट को, उसका कॉमन कंप्लेंट नंबर है, ताकि उसको उस पे कॉल को कंप्लेंट सेंटर को रूट करनी है। उसके अलावा उसकी वेबसाइट पर कंप्लेंट सेंटर नंबर है, प्लस उसका अपीलेट का नंबर है जी, जो अपीलेट अथॉरिटी, यदि कंप्लेंट हैंडल नहीं होती तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। अच्छा। और जो अपीलेट अथॉरिटी, उसमें जो कस्टमर एडवोकेसी ग्रुप होते हैं उसका भी एक मेंबर होता है, और अपीलेट, ताकि वो भी उस मेंबर के साथ वो लोग अपील को डिस्पोजल करते हैं। और ट्राई ये वॉच करता है कि इस महीने कितनी कंप्लेंट आई जी, कितनी डिफाइंड टाइम में हैंडल हुई और नहीं हुई, और अपीलेट अथॉरिटी के पास कितनी पहुंची, कितनी हुई या नहीं हुई, ये सब ट्राई वॉच करता है। ये तो आपने बात कही एकदम जो आदर्श स्थिति हो सकती है उसको, लेकिन एक व्यावहारिक जो समस्या आती है वो बहुत लोग उसका सामना करते हैं कि जब आप फ़ोन लगाते हैं कोई कंप्लेंट करने के लिए अपने सेवा प्रदाता को, तो वहाँ से सामने से आवाज़ आती है कि कृपया थोड़े समय प्रतीक्षा कीजिए, आपका कॉल हमारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा रहा है, और वो रिप्रेजेंटेटिव को भेजते भेजते 15-20 मिनट तक की प्रतीक्षा सामान्य व्यक्ति को करनी पड़ जाती है। नहीं, अभी उसका जो डिस्पोजल का टाइम, आईवीआरएस का टाइम, वो सब तक ट्राई जो है ऑडिट कराता है जी। तो अब उसमें आप यदि देखेंगे तो उस पर काफ़ी जो है कमी आई है पहले से। उसके अलावा हमने क्या करता है कि ट्राई कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम दो तरह के चलाते हैं। एक तो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम होता है जिसमें ट्राई की टीम जाके और गैदरिंग को, कंज्यूमर्स को पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और वहाँ ऑपरेटर्स को बुलाया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो किसी को जो भी कंप्लेंट है वो वहाँ भी बता सकता है, और ऐप और वो सबके माध्यम तो है ही। उसके अलावा ट्राई ने कुछ कस्टमर एडवोकेसी ग्रुप्स को इम्पैनल किया हुआ है, एनजीओ जो होते हैं बेसिकली, वो ट्राई के बिहाफ पे रूरल एरिया में जाके और ये कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो वहाँ से जो इस तरह का फीडबैक जो आपने अभी दिया, उस फीडबैक पे फिर ट्राई एक्शन लेता है और ट्राई सर्विस प्रोवाइडर्स को मैंडेट देता है कि आप इसको ठीक करिए। तो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम एनजीओ के थ्रू चलाते हैं। एक हम सर्विस प्रोवाइडर्स को कहते हैं कि आप कस्टमर एजुकेशन वर्कशॉप करिए, तो वो अपनी अलग से एक वर्कशॉप करते हैं, और ट्राई खुद अपने लेवल पे वो करता है कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। इसके अलावा जो एनजीओ है, जो कस्टमर एडवोकेसी ग्रुप है, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। उनके साथ बैठ के उनको समझाते हैं कि क्या क्या कंज्यूमर्स के राइट्स है, क्या क्या नई स्कीम्स आ रही है, वो जाके कंज्यूमर्स को बताते हैं। बिल्कुल, कभी कभार हमें देखते हैं, हम बात कर रहे थे अभी क्राइम की, साइबर क्राइम की, डिजिटल अरेस्ट की, वो सब भी फ़ोन के ज़रिए ही होता है। फिर हम वीडियो कॉल रिसीव कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि ये जो नंबर हमारे पास आया जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, कभी कभार ये भी देखते हैं बातचीत करने में वो आपका बैंक डेटा भी स्कैम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। यदि फ़ोन चल रहा हो, मान लीजिए विवेकानंद जी का फ़ोन चल रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये जो है किसी फ्रॉडस्टर का ही कॉल है, किस तरह से तुरंत हम कंप्लेन कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था अभी ट्राई के पास है? इसमें एक तो ट्राई ने सर्विस प्रोवाइडर्स को मैंडेट दिया है कि आप जो है अपना खुद का एक सिस्टम बनाइए फिल्टर करने का। वो कॉल के बिहेवियर को, जो आदमी बार बार कॉल कर रहा है, नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका बिहेवियर देख के, तो आपने आजकल देखा होगा कि कुछ ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर्स की कॉल जब आपको आती है तो उस कॉल में पहले एक मैसेज आ जाता है कि ये स्पैम कॉल है, जिसमें भी स्पैम कॉल। ये ट्राई का ही मैंडेट है उनको कि, तो उन्होंने सबने अपना AI बेस्ड सिस्टम लगा रहे हैं ताकि वो पहले से आपको आइडिया लगे। उसके अलावा यदि आपके साथ कुछ घटना हो जाती है तो दूरसंचार विभाग की एक बहुत अच्छी पोर्टल है, मैं चाहूँगा कि आपके सारे दर्शक उस पोर्टल को एक बार विजिट करें। संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, sancharsaathi.gov.in। उस पर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इवन आपका हैंडसेट खो गया जी, वो भी आप उस पर दर्ज करा सकते हैं, और आपका हैंडसेट का जो IMEI नंबर है उसके थ्रू वो ट्रैक भी हो जाता है। अच्छा, और उस पर जितने तरह के फ्रॉड है वो सारी कंप्लेंट आप उस पर दर्ज करा सकते हैं, और उस पर काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। संचार साथी पोर्टल बहुत अच्छी पोर्टल है साइबर क्राइम को रोकने के लिए।
निश्चित रूप से आप तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं और जो अनेक परेशानियां आपको होती हैं उनका निराकरण भी, लेकिन उस सब के लिए ज्ञान आवश्यक है, जानकारी आवश्यक है। और इसी प्रकार की जानकारी इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में राजेश कुमार जी अग्रवाल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं। राजेश जी, आपने अभी बताया टेलीकॉम से रिलेटेड मोबाइल सेवा प्रदाता जो हैं उनसे संबंधित यदि किसी को शिकायत होती है तो उसकी प्रक्रिया आपने बता दी। मैं चाहूँगा कि केबल ऑपरेटर्स के प्रति यदि कोई शिकायत है किसी व्यक्ति को, तो क्या उसका भी प्रोसीजर सेम है, नंबर सेम है या फिर? नहीं, उनका नंबर अलग है जी। लेकिन क्योंकि केबल ऑपरेटर जो छोटे छोटे हैं जी। उनको हमने, जो जिनके 30,000 से ज़्यादा कनेक्शन है, उनको हमने मैंडेट किया है अभी कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे आप अपना कंप्लेंट नंबर डिस्प्ले करिए। तो लेकिन अभी उसमें रेगुलेशन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हमने 30,000 से ऊपर को ही ये सब चीज़ों के लिए मैंडेट दिया है। नहीं, जो बड़े इसमें सेवा प्रदाता हैं, बड़े सेवा प्रदाता के देश साइट भर पर, में जिनका नाम है, उनकी साइट्स पर, जी। उनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ये दोनों तीनों चीज़ें होना जरूरी हमने किया हुआ है कि कंप्लेंट नंबर, अपीलेट नंबर, ताकि कहाँ पर वो शिकायत करे वो हैंडल हो। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे, अब थोड़ा सी बात और कर लेते हैं अपनी प्रदेश की, पर्यावरण की। सावन का महीना चल रहा है, किस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है मोबाइल को छोड़ करके थोड़ी देर प्रकृति के साथ रह सकते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं मोबाइल की तरफ देखूँ नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ जी। मैं अपना एक पर्सनल लाइफ में बता रहा हूँ, तो शायद आपने भी दिनचर्या में किया होगा। बीच में मोबाइल के चक्कर में घड़ी पहनना हमने बंद कर दिया था जी, है ना, क्योंकि मोबाइल पे टाइम आता है। हाँ। अब फिर आप मोबाइल को बेड के यहाँ रख लेते हो, सुबह आपकी आँख खुलती है, आप घड़ी देखने के लिए मोबाइल उठाते हो। अलार्म भी उसी में लगा लेते हैं। अलार्म तो लगा ही लेते हैं, पर आप कितने बजे देखने के लिए उठा लेते हो। जब आप मोबाइल को उठाते हो तो उसमें आपको दिख जाता है कि 3 मैसेज आए पड़े हुए, तो आप मैसेज देखने लग जाते हो। तो मैंने तो सबसे पहले ये चेंज किया है कि मैं घड़ी पहनना चालू किया वापस। अच्छा, उससे कम से कम मेरा मोबाइल की तरफ देखने का जो है, बार बार जो एक अर्ज होती है ना, जी, और जी। कुछ नहीं तो टाइम के बहाने देख लो, तो थोड़ा सा दूर रहने का मौका मिलता है। फिर सुबह मोबाइल को छोड़ के आप वॉक करने निकल जाओ, तो वो दोनों चीज़ हो जाती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और थोड़ा सा जो है आपका वो भी हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जो सुविधाएं आपको दी गई हैं उनका आप कहीं दुरुपयोग करते करते उनके आदी तो नहीं बन गए हैं। और आज के इस दौर में अनेक मीडिया रिपोर्ट्स इस प्रकार की हैं जो बताती हैं कि हर एक व्यक्ति का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और उसमें मोबाइल की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया है। और न केवल मोबाइल पहुंचा है, उसके साथ में इंटरनेट भी पहुंच गया है। और फिर जब वो इंटरनेट की उपस्थिति बच्चों के हाथ में हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से एडिक्ट होते जा रहे हैं। हालांकि ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की भी। इसलिए बहुत से लोग कहने लगे हैं कि आपको स्वस्थ रहना है तो डिजिटल उपवास का भी एक नया कंसेप्ट आ गया है। आप दिन में क्या 3 घंटे 4 घंटे बिना फ़ोन के रह सकते हैं। जिस तरह से हमारी आदत हो गई है कि समय देखने के लिए भी हम हर 15 मिनट बाद में मोबाइल की तरफ झांकते हैं, क्या हम 2 घंटे बिना मोबाइल के रह सकते हैं? अपने आप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ परिवारों में भी यदि 5 लोग हैं तो 5 लोग आपस में मिलकर एक साथ बैठकर कितनी देर बात करते हैं। आप देखेंगे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, शादी विवाह में आप जाकर देखेंगे, अधिकांश लोग आपको दिखेंगे कि आपस में बात करने के बजाय केवल मोबाइल पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों के हजारों मित्र होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में मन की बात कहने वाले 5 लोग नहीं मिल पाते। तो इस तरह की परिस्थितियों से भी हमें स्वयं को बचना पड़ेगा। राजेश जी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि आपने मेट्रो में भी काम किया, जयपुर मेट्रो में, जी, और जी। फिर आप ट्राई में काम कर रहे हैं, कितना अंतर महसूस करते हैं? कैसे आपने ये सामंजस्य बनाया कि एक तरफ तो जो है वो जीवन की पटरी वहाँ चल रही थी, एक इधर चल पड़े हैं? जयपुर मेट्रो बेसिकली एक जयपुर से जुड़ा हुआ विषय था। जयपुर में उस समय मेट्रो चालू हो रही थी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल एक टेलीकॉम से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं वहाँ पर शुरू में 3 साल के लिए गया था, लेकिन फाइनली मैं 8 साल मैंने जयपुर मेट्रो में काम किया। और जयपुर मेट्रो का राइट फ्रॉम इंसेप्शन से लेके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। और
उस पर और सारे नियम कायदे, क्योंकि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा था, जी। तो उसके सारे नियम कायदे बनाने में मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा योगदान दे के आया। और जब फिर फाइनली जब ऑपरेशन चालू हुआ तो वहाँ पर एक तो फेयर अर्निंग होती है, टिकट अर्निंग, एक नॉन फेयर अर्निंग का सब्जेक्ट जो है मेरे पास था। तो नॉन फेयर अर्निंग में हमने काफ़ी शुरुआत की, नए नए एक्सपेरिमेंट किए। वहाँ भी आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ भी मैंने मेट्रो की हर छत पे एक टावर लगा दिया। अच्छा। तो उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने टेलीकॉम का एक्सपीरियंस थोड़ा काम में लिया, हर मेट्रो की हर स्टेशन की छत पे एक टावर के लिए जगह किराए पे दे दी, लेकिन उससे मेट्रो को एक अगले 20 साल के लिए कंटिन्यूस एक इनकम का सोर्स मिल गया। जी। उसके बाद हमने हर स्टेशन पे इन बिल्डिंग सॉल्यूशन लगाया ताकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, पैसेंजर्स को जो है टेलीकॉम कनेक्टिविटी मिले। तो इवन जो चांदपोल से बड़ी चौपड़ जो अंडरग्राउंड स्टेशन था, उसके अंदर भी हमने इंडोर जो है मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की। मेट्रो को तो इनकम हुई किराए से, प्लस मेट्रो के पैसेंजर्स को मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा मिली। एक विशेष बात और जो सामान्य लोगों में प्रचलित है और उसको लेकर बहुत बड़ा भ्रम भी है लोगों में, मैं चाहूंगा आप जब स्टूडियो में आए हैं तो उस समस्या का भी निराकरण हो जाए कि मोबाइल टावर जहां लगते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में लगते हैं, तो बहुत लोग विरोध करते हैं और कई बार कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी सुनने को मिला है, हालांकि उसकी कोई पुष्टि वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि जहां मोबाइल टावर लगता है उसके आसपास में जो रेडिएशन होता है उसके कारण कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। ये चर्चा एक लोगों में रहती है और कॉलोनियों में कई बार विरोध होता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत बड़ा भ्रम है। मोबाइल टावर से रेडिएशन बिल्कुल नहीं होता। मोबाइल टावर से जो रेडिएशन जो निकलता है वो इंटरनेशनल मानक से 1/5 अपने यहाँ पर है, अपना मतलब ऑलरेडी 1/5 स्ट्रिक्टर मानक जो रेडिएशन के हैं। यदि रेडिएशन से स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता तो आपका जो दूरदर्शन और आकाशवाणी का टावर होता है वो मोबाइल टावर से 1 लाख गुना ज़्यादा पावर का रेडिएशन निकालता है। बिल्कुल, और ठीक है तभी जी। शायद बहुत आवश्यकता है कि हम पेड़ लगाते रहें। इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या है कि मोबाइल टावर हर घर में आपने वाईफाई कनेक्शन देखा है जी, जो इंटरनेट चाहिए आपको, सबको वाईफाई कनेक्शन चाहिए। उसका जो ट्रांसमिशन पावर आ रही है वो उस मोबाइल टावर की जो आपके मोबाइल में आ रही है उससे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये एक केवल भ्रम है। ये बात अलग है कि समाज में पता नहीं क्या कारण होंगे कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो उसके लिए फिर जो है लोगों के दिमाग में एक भ्रम आ जाता है कि ये इसकी वजह से। इस बारे में भी लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। इस बारे में जागृत के लिए दूरसंचार विभाग भी समय समय पर वर्कशॉप करता है जी। जो ट्राई कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम चलाता है वहाँ भी बोलता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। वैसे दूरसंचार विभाग रेगुलरली इंस्पेक्ट करता है टावरों को और वो देखता है कि जो स्ट्रिक्टर मानक से जो 5 गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडिया में, उसको भी कोई वायलेट तो नहीं कर रहा। अच्छा। तो वो रेगुलर दूरसंचार विभाग की टीम मॉनिटर करती है। फिर भी यदि किसी को लग रहा है कि मेरे पड़ोस में जो है सिग्नल ज़्यादा है तो आप सरल संचार पोर्टल है दूरसंचार विभाग की, सरल संचार, हाँ, सरल संचार पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर आप अपनी लोकेशन और कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। उसमें एक नॉमिनल सा चार्ज लगता है, उसके वो टीम आएगी, टीम आपको दिखा के जाएगी कि जो रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है वो उसके हिसाब से है कि नहीं। यदि कोई उस रेडिएशन का जो 1/5 को भी कोई वायलेट करता है जी, तो बहुत स्ट्रिक्टर पेनल्टी है दूरसंचार विभाग की। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए आ गई है कि जो भ्रम समाज में फैले हुए हैं, जो इंटरनेशनल मानक हैं उनसे 20%, केवल 20% तक ही है। भारत में तो बहुत सख्ती है इन चीज़ों को लेके और लगातार ट्राई उन पर नज़र भी बनाए रहता है, लेकिन फिर भी किसी को कोई अंदेशा हो तो पोर्टल खुला है, उस पर आप अपनी जिज्ञासाएं निश्चित रूप से आगे भेजकर उनका समाधान करवा सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक जागरूकता का विषय भी है और जानकारी का भी विषय भी है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो मोबाइल टावर के ऊपर सवाल उठाने से पहले और यहाँ वहाँ लोगों की बातों में आने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम देखें कि हम किस तरह से जो मशीनरी है हमारे आसपास, जो हमारे पास सुविधाएं हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के बगैर शायद आज हमारी जिंदगी हमें अधूरी लगती है। अगर हम विदेशों से भी कंपेयर करें, अगर वहां से तुलना करें, तो हमारे पास जो है काफी सुविधा उपलब्ध है। वहाँ डेटा पैक भी बहुत महंगा है। हमारे यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं ट्राई के या सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से हम उपयोग भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह से वह एक लिमिट में रह करके चीज़ों का, इस ये जो आपने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं? नहीं, आप जो है इंटरनेट की एप्लीकेशंस है, बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छे ज्ञान, इंटरनेट ज्ञान का भंडार है। आप उसको अच्छी डायरेक्शन में यूज करिए और जितना आपको समय है उसके हिसाब से यूज करिए, तो इंटरनेट आपके लिए पूरी
पूरे आपका बिजनेस का पूरा कल्चर चेंज कर दिया। ऑफिस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे मीटिंग का सिस्टम इंटरनेट ने चेंज कर दिया। और आप कर रहे हैं, हम तो नेटवर्क को इतना आगे जा रहे हैं कि हम तो हर बिल्डिंग में चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा कवरेज आपको मिले, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस खोल रहे हैं आप, या आप अपने कहीं नई दूर जो आउटडोर सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाके आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, और यदि वहाँ इंटरनेट नहीं है तो आपका सारा काम वहाँ ऑफर हो जाए। न तो आप ऑनलाइन कोई सामान खरीद सकते हैं, न आप कोई ऑफिस का काम कर सकते हैं, न आप बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इवन हम तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क लेके आए हैं ट्राई, कि जितने भी जो आउटडोर जितने भी जो बिल्डर्स हैं उनको हम एजुकेट कर रहे हैं। ट्राई ने एक रेगुलेशन निकाली है, और इवन नेशनल बिल्डिंग कोड में हम चेंजेस ला रहे हैं उसके लिए, कि बिल्डिंग्स की एक रेटिंग होगी कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने स्टार की बिल्डिंग है। जैसे कोई बिल्डर ये कह रहा है कि मेरी ये बिल्डिंग 5 स्टार रेटिंग की है, इसका मतलब है कि वहाँ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है सबका नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है, सबका ऑप्टिकल फाइबर की चॉइस आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पर इन बिल्डिंग कवरेज भी अवेलेबल है। तो वो वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए हैं, और उन पैरामीटर की मार्किंग देख के एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है रेटिंग का। तो अब ट्राई जो है जो कि विदेशों में काफ़ी पहले से है, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जो आपके यहाँ बिल्डर्स के जो ऐड आएंगे ऑफिस कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, उसमें जो है आपको जो है एक वो लिखेगा DCRA रेटिंग 5 स्टार। तो ट्राई तो बेसिकली नेटवर्क को और इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये आपकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। जी राजेश जी, वैसे तो विषय बड़ा विस्तृत है और काफ़ी लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, तो चलते चलते जो आज के इस दौर में मोबाइल के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण जो इतने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग परेशानी में आ जाते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ पॉइंट्स के रूप में मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक आप कुछ मैं दर्शकों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो ट्राई की DND ऐप है, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप, उसको आप डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि उसके थ्रू आप अनचाही कॉलों से और अनचाहे मैसेज से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें काफ़ी दर्शकों ने, काफ़ी उपभोक्ताओं ने इसको यूज किया है और काफ़ी अच्छा उनको लाभ मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है DND ऐप। दूसरा, साइबर क्राइम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सतर्क रहे, जानकार रहे। जितना आपको जानकारी रहेगी, जितना आप सतर्क रहेंगे, उतना ही आपका बचाव है। उसके अलावा और कोई बचाव नहीं है। जी बिल्कुल, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे पास इस तरह का कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है और हम जानते हैं क्या कुछ है, तो हम भी जागरूक रहें, जानकार रहें और सतर्क रहें। और यदि हमारे पास इस तरह का कोई कॉल आ रहा है तो तुरंत हम संपर्क करें। संचार साथी एक ऐप है, और हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके ग्रीवेंस सेल में हम जाएं, उनसे बातचीत करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या से और नुकसान से हम अपने आप को बचा सकें। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। और जब बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मानव और मशीन में यही अंतर है कि मानव में भावना है और मशीन में केवल संभावना है। तो उस संभावना का जो खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए आपको सतर्क और जागरूक रहने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब तरह की आपको जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग कीजिए, अपने आसपास में भी जागरूकता फैलाइए और इस जीवन को आनंददायक बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने तमाम सवालों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने जवाब भी दिया और नई नई जानकारियां भी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी एक बार पुनः यही आग्रह कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।